चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि झारखंड से आ रही है। झारखंड सरकार में ग्रामीण मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के करीबियों पर ईडी ने छापेमारी की है। छापेमारी में ईडी ने अब तक 43 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया है। ईडी ने आलमगीर के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल के नौकर जहांगीर के घर से 40 करोड़ और करीबी ठेकेदार मुन्ना सिंह के घर से 3 करोड़ कैश बरामद किया है। इस मामले में ईडी की पूछताछ और नोटों की गिनती जारी है। नोट गिनने के लिए कई मशीनें लाई गई हैं। ईडी की छापेमारी पर आलमगीर आलम ने कहा कि संजीव लाल सरकारी कर्मचारी हैं और पहले भी 2 मंत्रियों के पीएस रह चुके हैं। अनुभव के आधार पर ही उन्हें नियुक्त किया गया था। ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा पीएस है और हम लोग भी जब भी पीएस यूएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी 2 मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। सर आपका नाम भी जोड़ा जा रहा है बार बार। देखिए मेरा पीएस है, विभाग बोले बहुत सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। तो झारखंड में ईडी के एक्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। मोदी सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन ले रही है। आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों के पहाड़, लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? और इसलिए मोदी ने जनधन खातों, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि गरीबों का पैसा लूटना बंद हो गया। चलिए अब बुलेटिन में आपको दिखाते हैं चुनावी महासंग्राम से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें। उड़ीसा के बहरामपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन पटनायक सरकार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि यहां पहले कांग्रेस की और फिर बीजेडी की लूट हुई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून को बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट है। साथियों, मोदी ने ओडिशा के विकास के लिए कभी भी बजट की कमी नहीं रखी। ओडिशा में बीजेडी अस्त है, कांग्रेस पस्त है और लोग बीजेपी पर आश्वस्त है और सिर्फ भाजपा उम्मीदों का नया सूरज बनकर आई है। वहीं पश्चिम बंगाल की सियासत में संदेश खाली का मुद्दा गरमाया हुआ है और उसमें टीएमसी ने एक वीडियो जारी करके सियासी पारा और ज्यादा हाई कर दिया है। टीएमसी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। टीएमसी बीजेपी पर संदेश खाली की कहानी गढ़ने और पैसे देकर महिलाओं से रेप के मामले दर्ज कराने का आरोप लगा रही है। इस मामले में टीएमसी ने गृह मंत्री अमित शाह से माफी की मांग भी की है। ममता बनर्जी ने इस मामले पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर भी सवाल उठाया है। প্রধানমন্ত্রী এসে কত কাঁদছেন, মনে হচ্ছে আহারে মায়ের দুঃখে ওনার বুক জড়িয়ে যাচ্ছে। ঘটনাটা কিভাবে সাজিয়েছিল বিজেপিকে বলবো, মনে রাখবেন টাকা দিলে টাকা পাওয়া যায়, কিন্তু মায়ের আত্মসম্মান চলে গেলে একবার সেই আত্মসম্মান ফিরে পাওয়া যায় না। বাংলার মায়েদের নিয়ে এ অসম্মান করবেন না।
ममता बनर्जी के गढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी हुंकार भरी है। संदेश खाली के कथित वीडियो पर पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर पहुंचे अमित शाह ने कहा है कि क्या ममता बनर्जी कह सकती है कि संदेश खाली में महिलाओं का शोषण नहीं हुआ है। उन्होंने ममता बनर्जी पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी स्वयं स्पष्ट कर दे बंगाल की जनता के सामने शोषण हुआ है या नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने जिसका संज्ञान लिया, आपका नेता शोषण कर रहा है क्योंकि वो माइनॉरिटी से, आप चुप रही। एक महिला मुख्यमंत्री, महिलाओं पर इतने सारे अत्याचार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए होने दे, इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं। चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, जिसे लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। गौरव वल्लभ के बाद कांग्रेस की एक और मुखर प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के एक नेता सुशील आनंद शुक्ला ने अपने दो साथियों के साथ रायपुर के पार्टी ऑफिस में उनके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की। जब उन्होंने इसके बारे में कांग्रेस हाईकमान को जानकारी दी तो आरोपी नेताओं के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। राधिका ने यह भी आरोप लगाया कि अयोध्या में राम मंदिर जाने की वजह से उन्हें लगातार पार्टी में निशाने पर लिया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्हें कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा। मेरे दिल से अंदर से आया, मैंने अपने घर के बाहर आके जय श्री राम का एक ध्वज लगा दिया। बस वो ध्वज लगाने की देरी थी कि आग लग गई। और उसी समय से हमारी पार्टी, मतलब जिस पार्टी में मैं पहले थी, कांग्रेस पार्टी ने मेरे से नफरत करनी शुरू कर दी। और वो तुरंत जब मैंने फोटो डाली, वीडियो डाले, तो मेरे को लगातार डांट सुननी पड़ी और लगातार बोला गया कि इसको आपने क्यों किया, क्यों तुम राम मंदिर होके आई जब चुनाव सर पे है, क्यों हर बार ये डाली। और मुझे लगातार कहा जाता था कि तुम बहुत हिंदू धर्म के लिए बोलती हो, और कई बार मुझे रोक दिया जाता था डिबेट्स पे कि नहीं तुम बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म के लिए बोलती हो। क्या अपने धर्म का स्टैंड लेना गलत है? मैं तब समझ नहीं पाती थी। तो राधिका खेड़ा के कांग्रेस छोड़ने के फैसले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राम मंदिर और सनातन धर्म को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन रामद्रोही है। वह अगर अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए आई थी, इस आधार पर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा उनका अपमान किया गया और इससे तंग आकर के उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। तो ये चीजें दिखती हैं कि कांग्रेस के डीएनए में रामद्रोह है, एसपी के डीएनए में रामद्रोह है, इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोगों के डीएनए में रामद्रोह है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं अहमदाबाद, जहां कल तीसरे चरण की वोटिंग होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल यहां वोट डालने आएंगे। स्कूल की तैयारियों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। इस वक्त हम अहमदाबाद के राणीप इलाके में मौजूद है। यहाँ पर निशान स्कूल है। निशान स्कूल में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 7:30 के आसपास अपना मतदान करने के लिए यहाँ आने वाले हैं। दशकों से उनकी परंपरा रही है और ये अहमदाबाद पश्चिम का इलाका है। ये लोकसभा की पश्चिमी सीट का यहाँ पर वोटिंग स्टेशन है और हर साल चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का चुनाव, लेकिन प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं। और देखिए सिक्योरिटी कितनी टाइट कर दी है। यहाँ पर टेम्पररी सीसीटीवी कैमराज हर तरह को, हर एरियाज को कवर करे उस तरह से लगाए गए हैं। कैमरामैन कौशल को बोलूँगा कि इस तरफ जो बैरिकेड्स लगाए हैं उनको भी दिखाए, क्योंकि हमारा अब तक का अनुभव रहा है कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होगी। जो राणीप के आसपास के लोग हैं वो भी प्रधानमंत्री को देखने के लिए आएंगे। तो अभी से पुलिस की यहाँ पर टीम है वो लगातार मौजूद हो चुकी है और देर रात तक पूरे एरिया को यहाँ पर कॉर्डन कर लिया जाएगा। पुलिस की टीम यहाँ पर आकर अलग अलग एरियाज को चेक कर रही है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की जो वैन है वो भी यहाँ खड़ी है। अंदर अब जाने की किसी को अनुमति नहीं है। तो ये पूरा इलाका है उसको कॉर्डन कर लिया गया है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ सुबह सुबह वोट नहीं करेंगे, लेकिन कल
पूरे भारत में जहां जहां मतदान होगा उस मतदान को ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें हिस्सा ले, उस तरह की वो अपील भी करते हैं। तो अभी से रानीप एरिया को घेर लिया गया है और प्रधानमंत्री 7:30 बजे यहाँ पर आकर लोकतंत्र के महापर्व में अपना भी योगदान अवश्य देंगे। केतन जोशी, रानीप, अहमदाबाद। तो कल लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण का मतदान है। इससे पहले कैसा है चुनावी माहौल और यूपी में राहुल अखिलेश के चुनाव लड़ने से कितना बदलेगा सियासी समीकरण, आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। तो दिल्ली के बाद अब अहमदाबाद के कुछ स्कूलों में भी धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं। कुल 23 स्कूल में धमकी भरे ईमेल मिले हैं। पुलिस जांच पड़ताल में लग गई है। अब तक कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है और जानकारी ये मिल रही है कि रशियन ईमेल आईडी से धमकी दी गई है। ये मेल भी लगता है पूरी होक्स कॉल थी और मैं टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से विनती करता हूँ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अहमदाबाद पुलिस, गुजरात पुलिस आपके साथ है और जो कार्रवाई करनी होगी वो हम करेंगे और अभी भी हमारी कार्रवाई चालू है। अभी सर्वर कौन से आया, आईपी एड्रेस क्या था, ये सब हमारे तपास का विषय है। वो मैं अभी ज़्यादा आपको शेयर कर नहीं सकता। तो चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां जंगलों में भीषण आग लग गई है और ये आग बेकाबू भी होती जा रही है। पूरे उत्तराखंड के 1145 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं। आग के कारण 4 लोगों की मौत की भी खबर है। इस बार गर्मी में अब तक आग लगने की 910 घटनाएं सामने आई हैं। कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ में सबसे ज्यादा आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। इसके अलावा नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग जैसे कई क्षेत्र भी आग की चपेट में आ चुके हैं। आग की वजह से कई पेड़ जल गए हैं और दूसरी वन संपदा का भी नुकसान हुआ है। बागेश्वर में पहाड़ों में एक हफ्ते से धुआं छाया हुआ है। धुएं से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। राज्य भर में पराली और झाड़ियां जलाने पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि कल दोपहर के बाद मौसम बदलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 12 तारीख तक फॉरेस्ट फायर से राहत मिलने की बात कही है। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी CISCE ने ICSE 10वीं और ISC 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल 99.47% स्टूडेंट्स एग्जाम में पास हुए हैं। 12वीं का पास प्रतिशत 98.19% रहा है। वहीं 10वीं की बात करें तो 10वीं का पास प्रतिशत करीब 99.99% रहा है। पिछले बार की तरह ही इस बार भी 10वीं और 12वीं में लड़कियों ने बाजी मार ली है। वहीं बोर्ड ने जानकारी दी है कि इस साल स्टूडेंट्स को कंपार्टमेंट एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट अपने मार्क्स सुधारना चाहता है तो उसे इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई करना होगा। आपको बता दें, इंप्रूवमेंट एग्जाम जुलाई 2024 में आयोजित किए जाएंगे और अधिकतम 2 सब्जेक्ट में आप ये इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकेंगे। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।